Hello students, welcome back to the next lecture of class 12 biology महाराष्ट्र बोर्ड। अब तक जो इससे पहले वाले लेक्चर्स हमारे हुए थे वहां पर हम फर्टिलाइजेशन पर पहुंच गए थे, यानी कि बेसिकली जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया था। इस लेक्चर में हम जाइगोट के फॉर्मेशन के आगे पढ़ेंगे, जो कि जाइगोट के आगे के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसे हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज के नॉर्मल भाषा में मतलब ये आता है कि ब्रेक होना, ये किसी चीज का ब्रेक मतलब टूट जाना। अब यहाँ पर बेसिकली क्या ब्रेक होगा, जैसे कि जाइगोट फॉर्म हो चुका है तो जाइगोट क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक होगा। तो क्लीवेज बेसिकली होता क्या है? क्लीवेज बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप क्या करोगे, माइटोटिक डिविजन होगा और जिससे हम ब्लास्टुला बनाएंगे। यानी जाइगोट आगे जाके किस में डिवाइड होगा, ब्लास्टिमुला में डिवाइड होगा। ओके, दूसरी बात, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ क्यों नहीं होती है वो मैं आगे बताऊंगा। ये भी याद रखो, जो सेल्स बनते हैं क्लीवेज में, ठीक है, उसे हम ब्लास्टोमियस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियस कहते हैं। अच्छा, इसके आगे की बात यह है कि यहाँ पर कोई ग्रोथ इसीलिए नहीं होती है क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में जोना पेलुसिडा के मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। तो ये जो जोना पेलुसिडा जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, उसको ग्रोथ होने से क्या करती है, रोकती है। यानी कि अब डिवीजन तो होना है, पर डिवीजन होगा तो वो एक ही बाउंड्री या सर्कल के अंदर होगा। इमेजिन कर पा रहे हो? मतलब आपके पास एक ही सर्कल है, पहले सपोज करो उस सर्कल में 2 लोग रहते थे, डिवाइड हो गया अब 4 लोग रहेंगे, फिर डिवाइड हो गए 8 रहेंगे, फिर 16 रहेंगे, 32 रहेंगे, ऐसे करते करते 2 की पावर से सपोज करो कि लोग क्या होने लगे, आपके बढ़ने लगे। ठीक है। अच्छा, अगर अब ऐसे होने लगा तब फिर क्या? तब ये सुनो कि यहाँ पर बेसिकली इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे डिवीजन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के साथ साथ उसका साइज रिड्यूस होगा। साइड रिड्यूस होने की वजह से जो मेटाबॉलिक रेट है उसका, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे ही मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है तो याद रखो यहाँ पर कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन काफी ज्यादा होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन काफी फास्ट होने लगता है। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब इसके बाद क्या, ये प्रोसेस क्लीवेज का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है? एक्चुअली जो प्रोसेस ऑफ क्लीवेज है वो कुछ ऐसे होता है। जस्ट अ मिनट। हाँ, क्लीवेज का जो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो बेसिकली होलोब्लास्टिक होता है। होलोब्लास्टिक का मतलब ये होता है यहाँ पर जाइगोट पूरा डिवाइड होता है। हर एक के केस में अलग होता है, तो ह्यूमंस के केस में जाइगोट का डिवीजन पूरा होता है। यानी जब पूरा जाइगोट डिवाइड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, होलोब्लास्टिक कहेंगे। अब जो जाइगोट डिवाइड होता है उसके भी तरीके हैं। वो डिवाइड होता है, या तो वो लॉन्जिट्यूडनली डिवाइड होगा जिसको आप मेरिडोनियल भी कह सकते हो, या तो वो इक्वेटोरियल डिवाइड होगा जिसको आप हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हो। ठीक है। उसके बाद की बात, उसके बाद ये है कि जो पहला क्लीवेज होता है जाइगोट में वो कैसा होता है, मेरिडोनियल होता है। कैसा होता है? मेरिडोनियल रहता है। और ये कैसे चलता है, मतलब ये 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद ये पहला क्लीवेज आपको नजर आएगा। ठीक है। दूसरा जो क्लीवेज है वो लॉन्जिट्यूडनल है, बट याद रखो ये भी लॉन्जिट्यूडनल था पहला वाला भी, पर पहला वाला जो लॉन्जिट्यूडनल है उसके राइट एंगल पर ये होगा। ठीक है। और ये बेसिकली जो सेकेंड क्लीवेज है, तो आपको ये फर्स्ट वन, और ये कैसे होता है, पहले क्लीवेज के 30 आवर्स के बाद होता है। ये मतलब पहला क्लीवेज हो गया, उसके 30 आवर्स के बाद ये होगा। ये याद रखो, जब पहला क्लीवेज होता है तो 2 सेल का स्टेज होता है, यानी कि 2 सेल्स बनती है। उसके बाद वाले में 2 के कितने बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं। तीसरा जो क्लीवेज है वो हॉरिजॉन्टल होता है। कैसे होता है? हॉरिजॉन्टल। और तीसरे क्लीवेज में बेसिकली आपको कितनी सेल्स दिखाई देती है, 8 सेल्स दिखाई देती है। ठीक है। अब यहां तक होने के बाद, अब ये जो क्लीवेज है ये आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पर मूव करते जाएगा, यूटेरस की तरफ क्या होगा, मूव करते जाएगा। फर्टिलाइजेशन के चौथे दिन पर अब ये जो क्लीवेज है, अब इसे इसके अंदर 16 से लेकर 32 सेल्स तक बन जाएंगे। और ये आपको दिखाई देगा एक मलबरी की तरह, जिसे हम मोरिला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरिला। यानी कि आपका पहला स्टेज था, यहाँ पर 2 सेल्स डिवाइड हुए, 2 सेल्स में डिवाइड हुआ, फिर 4 में, फिर 8 में, फिर 16 से लेके 32 में, फिर ये जो स्टेज है यहाँ पे 16 से 32 में आपको दिखाई देगा, वो क्या होगा, बेसिकली आपका मॉड्यूला कहलाएगा। तो आपको ये पूछा जाता है कि कौन से स्टेज को मॉड्यूला कहते हैं, वो आपको बताना होता है। ठीक है। अब मॉड्यूला के अंदर आपको 2 तरह की सेल्स दिखेंगी। अब मैं जरा सा डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि मॉड्यूला क्या है। ठीक है, आपको दिखाई दिया यहाँ पर मॉड्यूला? हाँ।
तो मोरिला बेसिकली, मोरिला के अंदर ना बेटा दो टाइप की सेल्स होती है। एक जो सेल होती है जो आपको बाहर की तरफ दिखेंगी, जो क्लियर क्लियर होगी, और उस मोरिला के अंदर भी सेल्स होती है जो ज्यादा मास की होती है। मतलब बाहर की जो सेल्स है वो आपको छोटी छोटी दिखेगी, हाँ, आउटर सेल मतलब जो बाहर की तरफ जा रही है, और अंदर की जो सेल है उनका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, सेल जो है आप डायग्राम से देख रहे हैं काफी ज्यादा कॉम्पैक्टली क्या है, अरेंज है। अब इसके अलावा ये भी याद रखो, जब तक मोरिला का फॉर्मेशन होता है तब तक जोना पेलुसिडा वहां पर है, और जब तक जोना पेलुसिडा वहां पर है उसकी साइज में ग्रोथ नहीं हो सकती, यानी ओवरऑल साइज जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता। मतलब जाइगोट जो साइज का था, मोरिला भी अभी क्या होगा, उसी साइज का होगा। समझ गए? अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद ये होगा कि मोरिला जो है वो एंट्री ले लेगा यूटेरस में चौथे दिन पर। ठीक है, तो यानी कि जब मोरिला बन गया, अब ये मोरिला कहाँ चला आएगा, यूटेरस में जाएगा। अभी भी जोना पेलुसिडा क्या है, बरकरार है। अब तक जोना पेलुसिडा क्या है, वहां पर मौजूद है। ओके, अब हम जाएंगे इसके अगले प्रोसेस की तरफ जिसका नाम क्या है, ब्लास्टुलेशन है। अब ब्लास्टुलेशन में बेसिकली हुआ क्या, अब तक हमने ये देखा कि हमारा जाइगोट किस में तब्दील हो चुका है, मोरिला में तब्दील हो चुका है। मोरिला होता क्या है, मोरिला एक 16 से 12 सॉरी 16 से लेके 32 सेल्स का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर आपके सामने प्रेजेंट होता है। अब ब्लास्टुलेशन में बेसिकली होगा क्या, ब्लास्टुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक हॉलो और मल्टी सेल्यूलर एक ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होगा। मतलब अब तक मोरिला कैसा है बताओ, मोरिला भरा हुआ है, बाहर से भी सेल है, अंदर से भी सेल है, बराबर। तो ये पूरा का पूरा क्या है, भरा हुआ है। ब्लास्टुलेशन करेगा क्या, ब्लास्टुलेशन एक कैविटी बनाने की कोशिश करेगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पाएंगे। रुको मैं दिखाता हूँ तुमको डायग्राम, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये देखो मोरिला से ब्लास्टुला बन रहा है, तो कैसे कटोरी की तरह बन जा रहा है, पहले एक लड्डू की तरह था, है ना। उस लड्डू का ऊपर पार्ट निकालो, उसको खुरेद दो, तो देखो कटोरी की तरह बन जा रहा है। तो एक हॉलो स्ट्रक्चर बनाने की क्या करनी है, यहाँ पर कोशिश करनी है। अब वो होगा कैसे, ये सुनो। अब जो हमारा एम्ब्रियो है उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। अब ये क्या होगा, यूटेरस में रहेगा तकरीबन 3 से 4 दिन तक, और ये जो इसकी एंट्री है ये बेसिकली एंड ऑफ 7 डे पे आप कह सकते हो कि फर्टिलाइजेशन जब हो रहा है, तो एंड ऑफ 7 डे तक फर्टिलाइजेशन के वो वहां पर उसकी एंट्री उसके बाद ही होगी। अच्छा, अब क्या होगा जब ब्लास्टुलेशन बेसिकली होता कैसे है वो सुनो, जस्ट अ मिनट। तो बेसिकली हम यहाँ पर थे कि हम ब्लास्टुलेशन में हम एक तरह से क्या करना चाहते हैं, एक तरह से एक हॉलो स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। यानी कि अगर पहले समझ लो, जैसे कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया कि अगर वो एक लड्डू की तरह है तो हम उसे काट कर एक छोटे कटोरी की तरह बनाना चाहते हैं। अब ये प्रोसेस होगा कैसे एक्चुअली, हमने ये देखा कि मोरिला जो है एक बहुत ही ज्यादा एक हैवी स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें 16 से लेके 32 सेल्स हैं। और इस सेल्स के अंदर बेसिकली क्या है, बीच में मतलब समझ रहे हो, जैसे कि सपोज करो एक लड्डू है, लड्डू के अंदर एक क्रीम है, ठीक है, एक चॉकलेट क्रीम रखा हुआ है जो कि बड़ा डेंस पार्ट है। अब होता क्या है, अब ब्लास्टुलेशन में जब ये आता है, अब इसको हॉलो बनने के लिए करेगा क्या, हॉलो बनने के लिए ये करेगा कि ये जो जैसे ये यूटेरस में एंटर होगा वहां से ये यूटेराइन मिल्क को क्या है, सीप करना शुरू करेगा। अब जैसे ये यूटेराइन मिल्क को सीप करना शुरू करेगा, तब वो सेल्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ मूव होंगे, जो बीच में जो इनर मास ऑफ सेल्स है वो कहाँ होंगे, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। और वो जब ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो बेसिकली एक कैविटी बन जाएगी बीच में, और यही प्रोसेस एक्चुअली है क्या, हमारा ब्लास्टुलेशन कहलाता है। मैं तुमको इसके ऊपर कुछ बताना चाहता हूँ, एक मिनट मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो देखा आपको यहाँ पर पहले सेल्स है, फिर सेकंड में आकर देखो बीच वाले डायग्राम में थोड़ी सी एक कैविटी बनी है, फिर एक बड़ी सी कैविटी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको इसके अंदर। अब ये भी याद रखो कि मोरिला का जो लेयर जो फॉर्म होता है, आउटर लेयर जो दिखता है, उसे हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वही ट्रोपोब्लास्ट बेसिकली जो है, जो मैंने कहा कि यूटेराइन मिल्क को क्या है, एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। अब इस समय के बाद क्या होता है, जब ये फॉर्म होता है तब इसका साइज क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि साइज बढ़ना शुरू होगा, यानी कि जोनो पेलिसिडा क्या होगा, डिसअपियर होना क्या हो जाता है, शुरू हो गया, यानी कि जोना पेलिसिडा जा रहा है, तो इसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। और इसके डायमेंशंस बेसिकली होंगे 0.15 mm से लेके 0.30 mm तक क्या होगा, इसके साइज क्या होंगे, ऐसे बढ़ना ये शुरू हो जाएगा।
अब इसके बाद ये भी याद रखो, जो आउटर सेल्स इसकी है, मतलब अब जो फ्लूइड अंदर गया तो सेल्स को धक्का देगा, जब सेल्स को धक्का देगा तो सेल्स कहाँ होगी, बाउंड्री पर अरेंज हो जाएगी, और सेल जब बाउंड्री पर अरेंज हो जाती है तो उसे हम ट्रोपोब्लास्ट सेल कहते हैं। कौन सी सेल्स कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। अब जो इनर मास ऑफ सेल्स है, जो इनर सेल्स है उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद अब क्या होगा आगे, अब ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट हो गया, अब ये भी याद रखो कि ट्रोपोब्लास्ट जो सेल्स है ये एम्ब्रियोनल नर्व्स के साथ कांटेक्ट में होती है, जिन्हें हम सेल्स ऑफ रॉबर भी कहते हैं। अब देखो इस डायग्राम से तुम्हें समझने आएगा, यहाँ पर ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है, ऊपर आपको एम्ब्रियोनल नर्व है, तो ये जो ऊपर की तरफ देखो जहाँ एम्ब्रियोनल नर्व है और ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है, ये सारे के सारे मिलाकर क्या कहलाएंगे, सेल्स ऑफ रॉबर कहलाएंगे। इतना याद रहेगा आपको। अच्छा, जहां पर इनर मास ऑफ सेल ज्यादा होगा उसे एम्ब्रियोनल कहेंगे, और जहां पर नहीं होगा उसे एब एम्ब्रियोनल एंड कहेंगे। ठीक है, और ये भी याद रखो कि 7th डे का जब एंड होगा तो ब्लास्टोसिस पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, और ये अब इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है। एक और एक छोटी सी बात, जोना पेलुसिडा का जो एक्चुअल काम होता है वो ये होता है कि एम्ब्रियो जो हमारा बना है वो किसी एबनॉर्मल साइट पर जाके स्टिक ना हो जाए, क्योंकि अगर वो एबनॉर्मल साइट पर जाकर स्टिक हो गया और यूटेराइन मिल्क लेने लगा तो उसका साइज बढ़ेगा, और अगर कोई ऐसी जगह पर जाकर उसका साइज बढ़ने लगा जहां पर जगह ही नहीं है बड़ा होने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से आपका अब क्या हो चुका है, आपका ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह से क्या हो चुका है, फॉर्म हो चुका है। अब हम जाएंगे इसके नेक्स्ट स्टेज पर। ओके, अब हम आगे जाएंगे इम्प्लांटेशन की तरफ। अब हम इम्प्लांटेशन की बात करेंगे तो हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बेसिकली फॉर्म हो चुका है। अब जैसे ही हमारा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो चुका है, तो अब इम्प्लांटेशन में जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट हमारा फॉर्म हो जाएगा तो याद रखो ये प्रोसेस जो है ये जो यूजुअली बिगिन होता है ऑन डे 7 आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ये कब तक रहता है, 10th डे तक रहता है। और बेसिकली इम्प्लांटेशन का मतलब होता है ढस जाना किसी चीज में, तो यहाँ पर किस चीज में क्या ढस जाता है, जो एम्ब्रियो जो है वो कंप्लीटली बरीड हो जाता है, किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर क्या हो जाता है, बरीड हो जाता है। और ये एम्ब्रियो जो है यूजुअली इम्प्लांट का होता है, यूटेरस के फंडस में क्या होता है, इम्प्लांट होता है। अब इसके बाद और एक चीज भी याद रखो कि इस प्रोसेस के अंदर एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियोनिक पॉल पर खुद को क्या करता है, अटैच करता है। और हमने पिछले जो स्लाइड में देखा था ट्रोपोप्लास्टिक सेल्स के बारे में, ट्रोपोप्लास्टिक सेल्स जो होती है वो एनिमल पोल की तरफ होती है। अब आगे जाके ट्रोपोप्लास्टिक जो सेल्स है उनका डिवीजन होता है, और डिवीजन होने पर क्या होता है, ये दो तरह की अलग अलग लेयर्स बनाती है, जिनको बोलते हैं सिंशियोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। अब ये जो साइटोट्रोपोप्लास्ट जो लेयर है उसको हम सिंशियम भी कहते हैं, और इस सिंशियम का जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सिंशियम है वो काफी तरह के एंजाइम सिक्रीट करती है, जो कि मदद करते हैं एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और 10th डे पर आप देखेंगे कि एम्ब्रियो जो एंडोमेट्रियम के अंदर जो हमारा एम्ब्रियो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। मैं इसके लिए आपको ये देखो यहाँ पर दिखा, डे 5 है, डे 6, 7, 8, 9, अब देख रहे हो इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिट्स यहाँ पर आपको दिखा, तो ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अब इसके आगे वाला जो पार्ट है, जो हमारा आखिरी पार्ट है, वो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो ग्रेस्टुलेशन का पार्ट। अब जो आएंगे हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आएंगे, जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारा हमारा गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस। अब यहाँ तक तो जो गैस्ट्रुलेशन का बेसिक जो प्रोसेस स्टार्ट होगा उसमें होता क्या है ये सुनो। गैस्ट्रुलेशन में बेसिकली बेटा तीन तरह की लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और यही तीनों तरह की लेयर जो है फिर आगे जाके उसका अलग से हम डेवलपमेंट देखेंगे, और वही तीनों लेयर जो है वो आप अपने टेक्स्ट बुक में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि उनसे क्या क्या डेवलप होता है। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो गैस्ट्रुलेशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक तो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स होता है, जैसे कि मैंने बताया कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म बन जाता है। दूसरा यहाँ पर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है, मतलब इसमें अलग अलग तरह के मूवमेंट आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम है और उस डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा होगा काफी सारे अलग अलग फेजेस आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, एग्जैक्ट जो थ्योरी है जो डायग्राम में लिखी है वो आपके टेक्स्ट बुक से मैच नहीं करती है, बट आपको डायग्राम काफी अच्छे से समझा देगा कि गैस्ट्रुलेशन एक्चुअली होता क्या है।
तो गैस्ट्रुलेशन जो है वो बिगिन करता है 8वें दिन पर, जब फर्टिलाइजेशन का 8वां दिन होता है तब उस पर शुरू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इनर सेल पर जो फ्री एंड पर जो मास है इनर सेल का, उसे हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं, वो फ्लैट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वो फ्लैट होना शुरू होगा और स्टार्ट डिवाइडिंग एंड ग्रोज डाउनवर्ड। ठीक है, अब ये डिवाइड होना शुरू होगा और इसकी ग्रोथ कैसी होगी, डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाएगा और ये एक कैविटी बनाएगा वहां पर ब्लास्टोसिस्ट में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता देखो, पहला डायग्राम, दूसरा, तीसरा, चौथा देखो, और फिर आपको दिखाई देगा वो जो कैविटी बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम वहां पर कहेंगे एंडोडर्म, जो हमारा पहला लेयर कहलाएगा। तो एंडोडर्म आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है ना, तो वही जो सेल्स है वो फ्लैट होना शुरू हो गई, अब वही फ्लैट होना शुरू होगी और आगे जाके क्या बनाएंगे, एंडोडर्म बनाएंगे। ठीक है, उसके साथ जो है ये जो ब्लास्टोसील आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ब्लास्टोसील के अंदर एक सैक बनेगा जिसे हम यॉर्क सैक कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, जो रिमेनिंग इनर सेल मास होगा वो रॉबर सेल के कांटेक्ट में आकर क्या बनाएगा, एपीब्लास्ट बनाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, जब आपका एपीब्लास्ट बन गया, अब एपीब्लास्ट भी बन गया और एंडोडर्म भी बन गया। अब जो एंडोडर्म के दूसरी लेयर जो बनती है वो होती है एक्टोडर्म होती है। अब जो एपीब्लास्ट जो बना है, एपीब्लास्ट कैसे बना, एपीब्लास्ट बना जो इनर सेल मास का जो बच गया था, जो वो कैविटी में नहीं गया और रॉबर सेल मिलकर एपीब्लास्ट बनाया था। अब जो एपीब्लास्ट आपका बना है वो आगे जाके और डिवाइड होगा और आगे जाके डिवाइड होने के बाद वो बनाएगा एक कैविटी जिसका नाम होगा एमनियोटिक कैविटी। आप अपनी टेक्स्ट बुक वाले डायग्राम में उसको देख सकते हैं। वो बनाएगा कौन सी कैविटी, एमनियोटिक कैविटी बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक नहीं होगा, तो एमनियोटिक कैविटी वो बनाएगा। अब याद रखो, वो एमनियोटिक कैविटी बनने के बाद क्या होगा, जहां पर वो एमनियोटिक कैविटी बन जाएगी वहां पर आपको एमनियोजेनिक सेल्स मिलेगी। उसके रूफ पर आपको कौन सी सेल्स मिलेगी, एमनियोजेनिक सेल्स मिलेगी। अब ये आगे जाके ये एमनियोजेनिक सेल्स जो आगे जाके डिवाइड होगी और बनाएगी एमनियन बनाएगी। समझ गए, तो यहाँ तक हम पहुंचे। ठीक है, तो अब ये एमनियन क्या है, एमनियन बेसिकली एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर होती है जो एम्ब्रियो को क्या करती है, एम्ब्रियो को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का क्या करती है, काम करती है। तो ये सारे चेंजेस होने की वजह से ये हो जाएगा कि एक दो बाइल एमिनार एक एम्ब्रियोनिक डिस्क बन जाएगी, किसके बीच में, एम्नियोनिक कैविटी के बीच में और यॉर्क सैक के बीच में, एक दो मतलब एक दो परत की एक लेयर आपके सामने मिल जाएगी। दूसरी एक बात ये भी है कि गैस्ट्रुलेशन जो है एक्चुअली में 15वें दिन के बाद शुरू होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, एक उसमें पर्टिकुलर स्ट्रीक बनती है, ये यहाँ पर सबको तुमको दिखाई देगा, यहाँ पर ये स्ट्रीक बनती है, तुमको दिखाई दे रही है, एक पतली सी लाइन दिख रही है वो। हाँ, अब वो जो पतली सी लाइन जहां से स्टार्ट होगी वो वहां का स्टार्ट कहलाएगा, वो तुम्हारा वो कहलाएगा, क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर कहलाएगा। और जहां पर खत्म होगी वो क्या कहलाएगा, एंटीरियर कहलाएगा। और उसी स्ट्रीक से जो है आपकी तीसरी लेयर आएगी जो कि कौन सी होगी, एंडोडर्म कहलाएगी। ठीक है, हाँ, तो यानी कि एक्टोडर्म, सॉरी, उस जो थर्ड लेयर होगी उसे आप मीजोडर्म कहेंगे, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म की क्या होगी, दरमियान में वो आपको लेयर आपको दिखाई देगी। ठीक है, यानी कि जो आपकी पहली लेयर थी, तो पहली लेयर बनने के लिए आपने क्या देखा था, तो आपकी पहली लेयर जो थी वो एपीब्लास्ट से बनी थी। दूसरी लेयर के लिए आप जब आगे गए तो एपीब्लास्ट डिवाइड हुआ, रीडिवाइड होने के बाद आपको उसकी दूसरी लेयर मिल जाएगी एंडोडर्म वाली। और फिर आपको ये जो स्ट्रीक होगा जो आगे जाके डिवाइड होगा वो तीसरी लेयर में डिफ्रेंशिएट करेगा, जो हमारी कौन सी होगी, मीजोडर्म की लेयर होगी। तो इस तरह से आपका पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे, तीनों ट्राइमेस्टर के बारे में, पार्चुरेशन को कंट्रोल देखेंगे, और उसके बाद जो आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का उसमें हम बर्थ कंट्रोल के मेथड्स को देखेंगे। तो होप सो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जितना आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ मैं। तो अगर कोई डाउट्स रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। लेक्चर सुनने के लिए काफ़ी शुक्रिया। ओके, थैंक यू।